नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, शिक्षण मशीनों का शिक्षा में क्या उपयोग है? उत्तर है, इसके माध्यम से छात्रों को जटिल से जटिल पाठ्य और सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण मशीनों के उपयोग से शिक्षार्थी किसी ज्ञान को क्रिया करके सीखता है और इनसे प्राप्त ज्ञान अस्थायी एवं निश्चित हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब हम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों, प्रोजेक्टर, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं तो जो पाठ्य वस्तु होती है वह सरल हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। इससे छात्र जल्दी सीखता है और उनसे प्राप्त ज्ञान छात्र के मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है। अगला पॉइंट है आपके सामने, इसके प्रयोग द्वारा शिक्षार्थियों को अनेक प्रकार की क्रियाओं का अवसर उपलब्ध होता है, जिससे छात्र जटिल से जटिल बातों को बिना किसी बाधा के सहजता से सीख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, शिक्षण मशीनों का उपयोग से शिक्षार्थी में प्रत्यक्ष अनुभव का प्रतिनिधित्व संभव होता है। देखिए दोस्तों, जब हम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्र, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो विद्यार्थी जो होंगे वह प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जो इंजीनियरिंग के छात्र होंगे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, वैसा एटमॉस्फेयर वातावरण उत्पन्न होगा जिससे छात्र जल्दी सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुदेशन तकनीकी क्या है? उत्तर है, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन, तकनीकी का अर्थ होता है युक्ति। पहला पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य सूचना प्रदान करना होता है। अनुदेशन का मतलब होता है, अनुदेशन तकनीकी का मुख्य कार्य होता है सूचना देना। दूसरा पॉइंट है, अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस तकनीकी के माध्यम से अनुदेशन सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। चौथा पॉइंट है, यह तकनीकी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्यता बनाए रखती है। देखिए दोस्तों, अनुदेशन तकनीकी में जब हम निर्देशन देते हैं तो किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसका विश्लेषण करके अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध रूप से तारतम्यता को बनाए रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, अभिक्रमित अनुदेशन को अभिक्रमित अनुदेशन तथा स्वतः अनुदेशन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, अभिक्रमित अधिगम एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अनुदेशन सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षार्थियों को अधिगम हेतु उनके लगातार सही अनुक्रमों के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें अधिगम विषय वस्तु को पर्याप्त छोटे छोटे पदों में फ्रेम्स में विभक्त कर उसे क्रमबद्ध ढंग से जमा लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, इस प्रविधि में शिक्षार्थी अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। देखिए दोस्तों, अनुदेशन का मतलब होता है निर्देशन, अभिक्रमित का मतलब होता है किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसे क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करके अध्ययन करना। अगला पॉइंट है आपके सामने, अनुभव शंकु का क्या अर्थ है? उत्तर है, बहुइंद्रिय अनुदेशन के लिए एडगर डेल ने दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे उसने अनुभव का त्रिकोण शंकु की संज्ञा दी है। विभिन्न प्रत्यक्ष अनुभवों से लेकर अमूर्त चिंतन तक जितने भी प्रकार के अनुभव विभिन्न सहायक साधनों द्वारा हो सकते हैं, उन अनुभवों को प्रदान करने में सहायक साधनों को विभिन्न श्रेणियां प्रदान की गई हैं। देखिए दोस्तों, एडगर डेल ने एक त्रिकोण की सहायता से अनुभवों का वर्गीकरण किया है, जिसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, स्मृति से चिंतन की ओर दर्शाया है। अगला प्रश्न आपके सामने, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के मनोवैज्ञानिक आधार बताइए। उत्तर है, आधुनिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधार। वर्तमान समय में तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, इसी के बारे में बताना है। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। जब हम बालक को कोई पाठ्यवस्तु पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस पाठ्यवस्तु के प्रति बालक के मन में अभिप्रेरणा और रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत। पाठ्यवस्तु में हम मनोरंजन
का भी सिद्धांत का भी उपयोग करते हैं। तीसरा है आवृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। चौथा है सृजनात्मकता और आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण प्रतिमान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रारूप ही है। शिक्षण की प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित व्यवहार परक अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित शिक्षण योजना, जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन हेतु संभावित क्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं तथा इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है। देखिए दोस्तों, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिमान का मॉडल का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, जब हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं उसके पूर्व हम शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण प्रतिमान में निहित क्रियाएं बताइए। उत्तर है सीखने को निष्पत्ति व्यवहारिक रूप देना। दूसरा है उद्दीपन का इस प्रकार चयन करना कि छात्र वांछित अनुक्रिया कर सके। जब हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण मॉडल जब हम तैयार करते हैं तो ऐसे प्रश्नों का चयन हम करते हैं कि छात्र उस प्रश्न का उत्तर आसानी से बता ले और समझ सके, सोच सके, उनका चिंतन स्तर का विकास हो सके, मानसिक स्तर का विकास हो सके, विकासात्मक प्रश्न का निर्माण हम करते हैं। तीसरा है उन परिस्थितियों का विशेषीकरण करना जिसमें छात्र की अनुक्रियाओं को देखा जा सके। चौथा पॉइंट है ऐसे मानदंड व्यवहार का निर्धारण करना जिससे विद्यार्थियों की निष्पत्ति को देखा जा सके। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं बताइए। उत्तर है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के निश्चित आधार होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान विस्तार से अधिगम परिणाम को स्पष्ट करता है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल दार्शनिक सिद्धांतों तथा मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं। चौथा पॉइंट है प्रतिमान शिक्षण व छात्र दोनों को वांछित अनुभव प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण प्रतिमान बनाए जाते हैं वह व्यवहारिक बनाए जाते हैं और छात्र और शिक्षण दोनों के अनुभवों को प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता बताइए। उत्तर है शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन व सुधार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के शिक्षण प्रभावोत्पादक बनाने में सहायता प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण की संभावना है। अगला प्रश्न है सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इस सूत्र के अनुसार बालक को पहले सरल बातों बाद में कठिन बातों की ओर जाना चाहिए। भाषा की शिक्षा में पहले सरल वाक्यों तथा बाद में जटिल वाक्यों का ज्ञान कराना चाहिए। इस सत्र का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों के विकास की विविध अवस्थाओं, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यवस्तु का विभाजन सरल व जटिल दोनों ही रूपों में कर ले, शिक्षण की इसी रूप में निर्धारित कर दे। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया जो है यह एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की क्षमता योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करे और जो पाठ्यवस्तु समझाए वह सरल से कठिन की ओर समझाए, ताकि जो बालक होता है पहले सरल बातों को सीखता हुआ वह कठिन की ओर अग्रसर हो। अगला प्रश्न है आपके सामने विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह शिक्षण सूत्र आगमनात्मक विधि पर आधारित है। इसमें बालक पहले विशिष्ट बातों की ओर आकृष्ट होता है, बाद में सामान्यीकरण की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान के शिक्षण में इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए शिक्षक सर्वप्रथम प्रयोगों या उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात वह छात्रों को सामान्य नियम निकलवाता है। शिक्षण में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने से बालकों की रुचि स्वाभाविक सुझाव की अवहेलना नहीं हो पाती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब है कि पहले जो शिक्षक होता है वह प्रयोग और उदाहरण को प्रस्तुत करता है, फिर इन्हीं उदाहरणों का वह संक्षेप में विवरण देता है। इससे क्या होता है कि छात्र विशिष्ट बातों से सरल सामान्य की ओर जाते हैं। वह पहले उदाहरणों विशिष्ट प्रयोगों को देखते हैं, फिर उसका वह विश्लेषण करते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं बताइए। उत्तर है शिक्षण प्रक्रिया ही छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षण की क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण निम्नलिखित 3 सोपानों में किया जा सकता है। शिक्षण की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं। पहला सोपान है शिक्षण की पूर्व तत्परता का अवस्था, दूसरा सोपान है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरा सोपान है शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षण की पूर्व अवस्था की क्रियाएं। उत्तर है इस सोपान में शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण से पहले शिक्षक जो भी कार्य करता है वे सभी इसी सोपान के अंतर्गत आते हैं। इसे पूर्व तत्परता स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है कक्षा में जाने से पहले जो कार्य करता है, जो पाठ्य योजना तैयार करता है, उसे ही शिक्षण की पूर्व अवस्था कहते हैं। इसमें शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना, जो शिक्षक होता है अपनी पाठ्य योजना में शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट है पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना। तीसरा पॉइंट है प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, जो शिक्षण सामग्री होगी उसको क्रमबद्ध रूप से किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए ताकि छात्र उसे समझ सकें। चौथा पॉइंट है विशिष्ट पाठ्यवस्तु हेतु युक्तियों का विकास करना, जो शिक्षक होता है शिक्षा देने के लिए विभिन्न शिक्षण युक्तियों का वह उपयोग करता है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का वह उपयोग करता है, विभिन्न कौशलों का वह उपयोग करता है। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रक्रियाओं का महत्व बताइए। उत्तर है कक्षा से पूर्व, कक्षा के अंदर, कक्षा के पश्चात विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं का ज्ञान शिक्षक को शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण प्रक्रियाओं का ज्ञान शिक्षक के शिक्षण कौशल में सुधार में सहायक है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न शिक्षण अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी शिक्षण को वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, शिक्षण जो होता है शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना तैयार की जाती है। पाठ्य योजना कक्षा में जाने से पूर्व तैयार की जाती है। फिर उसके बाद जो शिक्षक कक्षा में जाता है तो पाठ्य योजना के अनुरूप पढ़ाता है और अंत में वह मूल्यांकन करता है। इस प्रकार 3 क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था को स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्रिया पश्चात मतलब कि जब शिक्षक पढ़ा चुका होगा उसके बाद शिक्षक क्या करेगा। उत्तर है शिक्षण की इस अवस्था में छात्र को निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जब शिक्षक पढ़ा चुकेगा तो लास्ट में एक बार पुनरावृत्ति का प्रश्न करेगा, मूल्यांकन करेगा। छात्रों की निष्पत्ति अथवा वांछित परिवर्तन की जांच के लिए प्रश्नों द्वारा, ज्ञान तथा व्यवहारिक कार्य द्वारा कौशलों की जांच की जाती है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। तीसरा पॉइंट है प्राप्त परिणामों से शिक्षा नीतियों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है अवबोध स्तर का शिक्षण। अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक अपने अनुदेश को बोध स्तर रखने का प्रयास करते हुए विद्यार्थियों का सामान्यीकरण तथा सिद्धांत तथा तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल देता है। इससे विद्यार्थियों में सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमताएं विकसित होती हैं। दोस्तों, अवबोध स्तर का जो शिक्षण होता है वह छात्रों में उसकी क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं में विकसित करने के लिए किया जाता है। जो अवबोध स्तर का शिक्षण होता है यह बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम क्या है। उत्तर है इस स्तर में स्मृति तथा बोध दोनों सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार शिक्षण का आरंभ स्वायत्त विकास तथा स्मृति के स्तर से होता है, जो बोध स्तर से होता हुआ चिंतन स्तर की ओर बढ़ता है। यह स्तर शिक्षण अधिगम समस्या केंद्रित होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्र पूर्व तन्मयता से एकजुट होकर समस्या का समाधान में लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, चिंतन स्तर से पहले सबसे पहले स्मृति स्तर का ज्ञान दिया जाता है। बालक को रट्टू तोता बना दिया जाता है, उसके मस्तिष्क पटल पर जोर देकर ज्ञान दिया जाता है। फिर अवबोध की बात आती है। अब अवबोध स्तर में जो बालक को ज्ञान दिया जाता है उसमें समझने की बात आती है कि बालक जो ज्ञान ले रहा है वह उसे कितना समझ रहा है। जबकि जो स्मृति स्तर का ज्ञान होते हैं उसमें बालक ज्ञान को नहीं समझता लेकिन उसको रट्टू तोता बना दिया जाता है। फिर दोस्तों अंत में चिंतन स्तर का ज्ञान आता है। चिंतन स्तर में बालक तर्क करता है, वितर्क करता है, कल्पना करता है। किसी भी समस्या को कल्पना के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से वह चिंतन करके समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार चिंतन की 3 स्तर है, स्मृति स्तर, फिर उसके बाद अवबोध स्तर, फिर उसके बाद चिंतन स्तर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने विविध शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है
जॉन पी डिकेको ने 4 मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रारूपों का विवेचन किया है। पहला है ऐतिहासिक शिक्षण प्रारूप, सुकरात का शिक्षण प्रारूप, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रारूप, व्यक्तिगत विकास का शिक्षण प्रारूप। दूसरा है दार्शनिक शिक्षण प्रारूप, प्रभाव का प्रारूप, सूच प्रारूप, नियम प्रारूप। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रारूप, बुनियादी शिक्षण प्रारूप, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रारूप, विद्यालय अधिगम का प्रारूप, अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रारूप। चौथा है अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रारूप, तांबा का शिक्षण प्रारूप, टर्नर का शिक्षण प्रारूप, शिक्षक अभिविन्यास विषमता प्रारूप, फॉक्स लिपिड शिक्षण प्रारूप। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।